हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं रोशन शर्मा एक बार फिर आपका एग्जाम दर्पण पर स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हमने यूकेरियोट एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स में अंतर देखा था। आज हम मोस्टली पढ़ेंगे कौन सी, प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स को हम जीवाणु को आधार मानते हुए पढ़ने वाले हैं। जीवाणु की पूरी स्टडी करेंगे, जीवाणु के बारे में, जो भी उसमें ऑर्गेनेल्स हैं, जो भी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन जो भी पाई जा रही हैं, उन सब के बारे में हम जीवाणु के द्वारा प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में जानेंगे। पहले बात कर लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है। प्रोकैरियोटिक सेल्स का मतलब अर्थात कि आदिम प्रकार की सेल्स अर्थात अविकसित सेल को हमने क्या कहा गया, प्रोकैरियोटिक सेल कहा गया। प्रोकैरियोटिक प्रकार की सेल्स, प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका सरलतम प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। सरलतम प्रकार की कोशिका कहने का मतलब है इनमें जटिलतम प्रकार के कोई भी ऑर्गेनेल्स या कोशिकांग नहीं पाए जाते। जो भी माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जिकाएं है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जिकाएं है, लाइसोसोम्स हैं, वो यहाँ पर क्या है, एब्सेंट मिलेंगे। केंद्रक है वो भी अविकसित मिलता है। अविकसित का मतलब कि जो केंद्रक के चारों ओर एनवलप पाया जाता है, झिल्ली पाई जाती है, वह यहाँ पर क्या है, एब्सेंट है। साइटोप्लाज्म में केंद्रक बिखरा हुआ पाया जाता है। यूकेरियोटिक सेल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स की तुलना में बहुत अधिक विकसित है। माइक्रोप्लाज्मा जिन्हें सूक्ष्मतम आमाप की कोशिकाओं के रूप में जाना जाता है, जो कि 0.1 से लेकर 0.25 माइक्रोमीटर आमाप की होती हैं। जीवाणु को आधार मानते हुए हम किसको पढ़ने जा रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो जीवाणु है, मूल 4 आकार पाए जाते हैं जीवाणु के। कितने प्रकार पाए जाते हैं, 4 आकार। दंडाकार, बेसिलस कहते हैं इसको, गोलाकार, कोकस कहते हैं, कोषाकार जिसे हम विब्रियो कहते हैं, सर्पिलाकार जिसे स्पाइरल के नाम से जाना जाता है। दंडाकार, गोलाकार, कोषाकार और सर्पिल। इसके बाद में बात करें, प्रोकैरियोटिक कोशिका जीवाणु एवं नील हरित शैवालों में पाई जाती है। कौन कौन सी में पाई जाती है, एक तो जीवाणु और एक नील हरित शैवालों में। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं। आंसर होगा जीवाणु या नील हरित शैवाल। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का आमाप यूकेरियोटिक कोशिकाओं की आमाप से क्या होता है, छोटा होता है। लास्ट क्लास से हमने क्या देखा था, प्रोकैरियोटिक एंड यूकेरियोटिक सेल्स में अंतर देखा था, जिसमें हमने प्रोकैरियोटिक में आपको बताया था कि साइज में क्या है, स्मॉल होती हैं। न्यूक्लियस केंद्र क्या है, एब्सेंट है। न्यूक्लियोलस एब्सेंट है। सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट है, ये बात की थी। यहाँ पर एक इसका संगठन व संरचना भी किस प्रकार की होती है, सरल और प्राथमिक प्रकार की होती है। इसमें सुसंगठित केंद्रक नहीं पाया जाता, अर्थात केंद्रक झिल्ली युक्त नहीं होता है। कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग अंग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जिका है, लाइसोसोम्स है, अंधा पृथ्वी जालिका है, तारका है, यह के नहीं पाए जाते। क्या है ये, यहाँ पर एब्सेंट है। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें राइबोसोम एंड मेसोसोम पाए जाते हैं, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक के केंद्रीय पदार्थ को, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसमें जो केंद्र में जो पदार्थ पाया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है, न्यूक्लियोइड के नाम से जाना जाता है। जिसमें इस न्यूक्लियोइड में डीएनए और आरएनए रेखीय प्रकार के पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात की जाती है कोशिका आवरण व उसके रूपांतरण की। कोशिका आवरण अर्थात बोल सकते हैं हम जीवाणु की कोशिका आवरण और उसका रूपांतरण। अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं, विशेषकर जीवाणु कोशिकाओं में एक जटिल रासायनिक कोशिकीय आवरण पाया जाता है, जो कि कितने स्तर का होता है, 3 स्तरीय होता है। ग्लाइकोकेलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। 3 स्तर हैं, कौन कौन से हैं, ग्लाइकोकेलिक्स है, सेल वॉल है एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जीवाणु की स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें मोस्टली आरएनए पाया जाता है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, पॉलीराइबोसोम्स अर्थात राइबोसोम्स की चेन क्या कहा गया, पॉलीराइबोसोम। यहाँ पर राइबोसोम है अकेला, यहाँ पर इसकी क्या बनी हुई है, एक चेन बनी हुई है, जिसे हमने क्या कहा गया, पॉलीराइबोसोम। न्यूक्लियोइड, ये देखिए न्यूक्लियोइड बिखरा हुआ है। इस पर किसी प्रकार की यहाँ डायग्राम में एकदम सिस्टमेटिक ढंग से नहीं दर्शाया गया है, बट न्यूक्लियोइड जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर बॉडी है, वो
साइटोप्लाज्म में क्या होती है, फैली हुई होती है। साइटोप्लाज्म कौन सा है, ये जो भी ऑर्गेनल्स हैं यहाँ पर चारों ओर जो भी जीव द्रव्य दिखाई दे रहा है, इसे हमने क्या कहा गया, साइटोप्लाज्म कहा गया। इसके बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो अंदर वाली वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बीच में सेल वॉल है, यहाँ पर कौन सी है, ग्लाइकोकेलिक्स है। फिर बात की जाती है, यहाँ पर 3 प्रकार की संरचनाएं मिलती हैं हमको, एक तो हुक, एक बेसल बॉडी मिलती है और एक मिलती है फिलामेंट। इन तीनों को एक साथ में क्या बोला जाता है, फ्लैजिलम कहा जाता है। फ्लैजिलम की सबसे बड़ी इकाई की या यूनिट की बात की जाए तो उसका नाम होगा तंतु या फिलामेंट। इसके बाद में यहाँ पर एक संरचना पाई जाती है जो कि संयुग्मन के समय काम आती है, जिसे हम क्या कहते हैं, फिम्ब्री के नाम से जानते हैं। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं, सेल वॉल होगी, मीजोसोम, जो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये स्ट्रक्चर इसे कहा गया मीजोसोम्स कहा गया है। लिपिड ग्लोबुल्स पाए जाते हैं, ये स्ट्रक्चर थी किसकी, जीवाणु की या बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर। नेक्स्ट बात की जाती है इसके आवरण की, तीनों आवरण जो भी ग्लाइकोकेलिक्स है, सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इनकी बात की जाती है। जो बाह्य आउटर लेयर होती है वो किसकी होती है, ग्लाइकोकेलिक्स की होती है। इसके बाद क्रमशः कोशिका भित्ति एवं जीव द्रव्य मिलते हैं। जीवाणु 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ग्राम पॉजिटिव होते हैं, एक होते हैं ग्राम नेगेटिव जीवाणु। जो ग्राम पॉजिटिव जीवाणु होते हैं उनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है। किस प्रकार की कोशिका भित्ति पाई जाती है, मोटी प्रकार की कोशिका भित्ति पाई जाती है। जबकि जो ग्राम नेगेटिव जीवाणु है उनमें कोशिका भित्ति क्या होती है, पतली कोशिका भित्ति पाई जाती है। फिर बात करते हैं ग्लाइकोकेलिक्स की। कुछ जीवाणुओं में विस्कास्य पदार्थ से आवर्तित होते हैं। विस्कास्य पदार्थ एक पदार्थ का नाम है जिसे विस्कास्य कहा गया, अर्थात हम कह सकते हैं कि विस्कास्य इस प्रकार का पदार्थ होता है तो ढीला ढाला पदार्थ होता है, ठोस नहीं होता, उसमें क्या पाया जाता है, लचीलापन पाया जाता है। इससे पदार्थ को क्या कहा गया है, विस्कास्य पदार्थ के नाम से जाना जाता है। अर्थात ढीला आवरण होता है जिसे अवपंक परत कहा गया। कौन सी परत से नाम से जाने जाते हैं, ग्लाइकोकेलिक्स में भी कौन सी परत है, अवपंक परत है, जो कि कुछ समय बाद में क्या हो जाती है, दृढ़ होकर स्फुटिका का क्या करती है, निर्माण करती है। स्फुटिका में जीवाणुओं के उत्सर्जित पदार्थ संचित रहते हैं। स्फुटिका मतलब कैप्सूल कहते हैं। जो जीवाणुओं का बाह्य आवरण है वो ठोस पाया जाता है, जिसे क्या कहा गया, कैप्सूल या स्फुटिका कहा गया। फिर बात करते हैं सेल वॉल की, कोशिका भित्ति। बात की जाए कोशिका भित्ति की तो कोशिका भित्ति जीवाणुओं की कोशिका भित्ति दृढ़ होती है। कोशिका भित्ति बनी किसकी होती है, ये सबसे मोस्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइसिन अर्थात म्यूकोपेप्टाइड से बनी होती है। यहाँ से दोनों नाम आ सकते हैं, या तो आपको बताया जाएगा कि सेल वॉल बनी होती है, या तो आपको दिया जाएगा पेप्टाइडोग्लाइसिन या फिर दिया जाएगा म्यूकोपेप्टाइडो। कुछ जीवाणुओं में जैसे एसिटोबैक्टर जाइलेनम या फिर जाइमोसन सिना या फिर वेंटिक्लाई, ये 3 प्रकार के जीवाणु हैं। ये तीनों जीवाणुओं में जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है। जबकि याद रखना सेलुलोज पाया जाना किन का गुण होता है, प्लांट्स का गुण होता है, और यहाँ पर सेलुलोज किस में पाया जा रहा है, जीवाणु में पाया जा रहा है। तो यहाँ से 100% क्वेश्चन बनेगा। फिर बात की जाती है कोशिका भित्ति कोशिका के आवरण को निर्धारित करती है एवं जीवाणु को फटने से बचाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जीवद्रव्य झिल्ली, जीवद्रव्य बाहर से जीवद्रव्य झिल्ली से घिरा होता है। बाहर से किससे घिरा रहता है, जीवद्रव्य झिल्ली से घिरा रहता है। यह एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अर्धपारगम्य का मतलब कुछ पदार्थों को आने देगी, कुछ पदार्थों को नहीं आने देगी। अर्थात यह झिल्ली उन्हीं पदार्थों को अंदर आने देगी, उन्हीं सब्सटेंस को अंदर आने देगी जो सेल्स के लिए क्या है, लाभदायक हैं, और जो भी ड्रग्स वगैरह हैं, पॉइजन्स हैं, उनको ये बाहर रखेगी। सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। कौन सी प्रोटीन की बनी होती है, लाइपोप्रोटीन। यहाँ से तो क्वेश्चन बनता है कि 100% तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है, कौन से प्रोटीन की बनी होती है, तो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। जीवद्रव्य कला में साइटोक्रोम जीवाणु की सतह पर
पाई जाने वाली संरचना रोम या झालर कहलाती है, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, फिम्बरी कहा जाता है। क्या नाम से जाना जाता है, फिम्बरी के नाम से जाना जाता है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है किसका, जीवाणुओं का, जो कि रिप्रोडक्शन में, संयुग्मन के समय, संयुग्मन क्या है, रिप्रोडक्शन का एक प्रकार है जिसे हम क्या कहते हैं, संयुग्मन कहते हैं। ये जो रोम या झालर है जिसे हम फिम्बरी कहते हैं, ये संयुग्मन में क्या करती हैं, काम आती हैं। मोस्टली जो झालर या फिम्बरी है वह ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं में पाई जाती है। मोस्टली सबसे अधिक कौन से जीवाणुओं में पाई जाएगी, ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं में पाई जाती है। यहाँ से हम पढ़ते हैं, जो रोम झालर है चल या अचल दोनों प्रकार के जीवाणुओं में पाई जाती है। यह गति में सहायता नहीं करती। अधिकांश ग्राम नेगेटिव जीवाणु या पॉजिटिव है नेगेटिव जीवाणुओं में रोम या फिम्बरी संयुग्मन के समय दोनों जीवाणुओं को आपस में चिपकाने के काम आती है। संयुग्मन के काम आने वाली रोम या फिम्बरी को क्या कहा जाता है, लिंगी रोम कहा जाता है। रोम पिल्लिन नामक प्रोटीन से बना होता है। कौन सी प्रोटीन से, पिल्लिन नामक प्रोटीन से। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि रोम कौन सी प्रोटीन से बना होता है, तो अपना आंसर होगा पिल्लिन नामक प्रोटीन से बना होता है। जिनमें पिल्लिन या रोम, पिल्लिन प्रोटीन है, रोम पिलाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पिलाई या फिम्बरी, दोनों बात एक ही है। जहां पर मैं बोल रहा हूं फिम्बरी और जहां पर मैं बोल रहा हूं पिलाई, अर्थात बात किसकी हो रही है, रोम की ही हो रही है। जिनमें रोम या झालर पाई जाती है वह किस प्रकार के होते हैं, डोनर प्रकार के होते हैं। यह हम उसे क्या कहते हैं, नर प्रकार के जीवाणु होते हैं। जिनमें क्या पाई जा रही है, पिलाई पाई जा रही है, वह दाता। जिनमें नहीं पाई जा रही वो क्या होंगी, ग्राही, या जिसे हम बोलते हैं रिसेप्टेंट, वो क्या होंगी, मादा प्रकार के जीवाणु होते हैं। प्रजनन के समय नर जीवाणुओं का पिलाई मादा जीवाणुओं की सतह पर विद्यमान विशिष्ट ग्राही संरचनाओं से चिपककर डीएनए का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। डीएनए को मादा जीवाणु में स्थानांतरित किया जाता है। एक बार स्ट्रक्चर में देखते हैं कि किस प्रकार से ये पिलाई पाई जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फिम्बरी जिसे पाइलस कहा गया है, ये फिम्बरी जिनमें पाई जाती है, मोस्टली किस में पाई जाती है, ग्राम नेगेटिव में। तो जिसमें ऐसे मान चलेगी ये क्या है, ग्राम नेगेटिव है। यहाँ पर क्या पाई जा रही है, फिम्बरी पाई जा रही है, ग्राम नेगेटिव, अर्थात हम इसे क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, नर है। और जो बाहर होगा वो क्या होगी, पॉजिटिव जीवाणु, और पॉजिटिव क्या होगी फिर, मादा होगी। ठीक है, तो इस फिम्बरी के द्वारा मादा में कौन सा जो भी जेनेटिक मटेरियल है डीएनए का वो स्थानांतरित किया जाएगा। इस प्रक्रिया को संयुग्मन की प्रक्रिया कहा जाता है। फिर बात कीजिए राइबोसोम। राइबोसोम यह आकार में छोटा तथा अवसादन गुणांक 17S प्रकार का होता है। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, सीधी बात ये, एक तो 17S, एक होता है 80S। यहां पर प्रोकैरियोटिक सेल्स में किस प्रकार का पाया जाता है, 17S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। इनका आकार 15 से 20 नैनोमीटर का होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट व माइटोकॉन्ड्रिया में स्वतंत्र रूप से बिखरे होते हैं। इनकी दो उप इकाइयां पाई जाती हैं। जो 17S प्रकार का राइबोसोम है, इनकी दो उप इकाइयां पाई जाती हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक तो 50S, एक 30S। 50S और 30S। 50S यूनिट बड़ी होती है, जबकि 30S ये क्या होती है, छोटी यूनिट होती है। जो बड़ी यूनिट है, जो हमने यहाँ पर देखा था कि राइबोसोम एक इस प्रकार की संरचना होती है जिसे हम mRNA कहते हैं। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर पाई जाएगी, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर। इनके ऊपर जो स्ट्रक्चर पाई जाती है वो बड़ी स्ट्रक्चर पाई जाती है। कौन सी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, बड़ी बड़ी पाई जाती हैं। जो ये हैं ये सब 50 हैं, 50S प्रकार का राइबोसोम, 50S का, ये 50S का। जबकि जो नीचे पाई जा रही हैं ये कौन से राइबोसोम्स हैं, 30S राइबोसोम नीचे पाए जाते हैं और बीच में mRNA होता है। ये थोड़ा डीप का है, जो कि हम यदि आप पढ़ना चाहो तो
कभी क्लास लगाएंगे इनके लिए भी। 50 है बड़ी इकाई पाई जाती है, 30 है वाली छोटी इकाई टोपीनुमा संरचना की आकृति में ऊपर पाई जाती है। ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं में जीवद्रव्य कला अंतर्वलित होकर मीजोसोम का निर्माण करती है। कौन सी प्रकार के ग्राम पॉजिटिव जीवाणु में? मुख्यतः मतलब नेगेटिव में ये मीजोसोम पाया जाता है, मतलब बहुत छोटा पाया जाता है या विकसित नहीं होता है, जबकि मोस्टली ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं में जीवद्रव्य कला जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो है अंतर्वलित सिकुड़ जाती है, सिकुड़ के एक आकृति का निर्माण करती है जिसे क्या कहा जाता है? मीजोसोम कहा जाता है। मीजोसोम को कॉन्ड्रियोडस के नाम से भी जाना जाता है। कौन से नाम से जाना जाता है? कॉन्ड्रियोडस के नाम से भी यहाँ पर इसको जाना जाता है। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मीजोसोम नाम ना देकर यहाँ पर हमें क्या नाम दिया जा सकता है? कॉन्ड्रियस नाम दिया जा सकता है। फिर बात की जाती है जीवाणुओं में 3 प्रकार के स्ट्रक्चर में बताए थे आपको, तंतु, फिलामेंट, हुक जिसे हिंदी में अंकुश कहा जाता है, आधारीय का जिसे बेसल बॉडी के नाम से जाना जाता है। यह तीनों के तीनों एक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं जिसे हम फिम्बरी के नाम से जानते हैं। जैसे आगे बताऊंगा, जैसे कसाबिकाएं कहते हैं, क्या कहते हैं? कसाबिकाएं। कसाबिकाओं की 3 संरचनाएं हैं, एक तो फिलामेंट है, हुक है और बेसल्स बॉडी। ये तीनों मिलकर किसका निर्माण करती हैं? कसाबिकाओं का निर्माण करती हैं। कसाबिकाएं स्थिति और संख्या के आधार पर, अब जो कसाबिकाएं हैं इनकी संख्या और इनके आधार पर जीवाणुओं को वर्गीकृत किया गया है। जैसे एक होता है अकसाबिकाएं जिसमें कसाबिकाएं है ही नहीं, अर्थात कसाबिकाएं अनुपस्थित हैं, एब्सेंट है यहाँ पर। वह जीवाणु जिसमें कशाबिकाएं पाई नहीं जाती वह अकशाबिकीय कहलाती हैं। फिर बात की जाती है एककशाबिकीय, जिसमें जिन जीवाणुओं में ओनली एक कशाबिका ही पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? एककशाबिकाएं। फिर आती है गुच्छ कशाबिका, अर्थात कशाबिकाओं गुच्छे के रूप में जीवाणु कोशिकाओं के एक सिरे पर विद्यमान होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? गुच्छ कशाबिका के नाम से जानते हैं। उभय कशाबिकाएं जब कोशिकाओं के दोनों सिरों पर कशाबिकाओं का एक एक गुच्छा पाया जाता है तो उसे कहते हैं हम उभय कशाबिका। फिर बात की जाती है परिपक्ष्माभीय कशाबिका। जब कशाबिकाएं कोशिका के चारों ओर पाई जाती हैं तो उसे क्या कहा जाता है? परिपक्ष्माभीय कशाबिकाएं कहा जाता है। फ्लैजिलम, यह 3 प्रकार की फ्लैजिलम की क्या है? या कशाबिका जो इंग्लिश में फ्लैजिलम कहा जाता है, 3 प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बना होता है। सबसे बड़ी संरचना क्या होती है इसकी? फिलामेंट होती है। अब कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु फ्लैजिलम का सबसे बड़ा भाग। जीवाणु या फ्लैजिलम, जीवाणु कह सकते हैं या फिर क्या कह सकते हैं? फ्लैजिलम, कशाबिका का सबसे बड़ा भाग कौन सा भाग है? अभी बताया, फिलामेंट। ठीक है। फिर बात की जाती है नेक्स्ट है कॉन्ड्रियोडस या फिर क्या कह सकते हैं हम? मीजोसोम कहते हैं। मीजोसोम की खोज किसने की थी? इसकी खोज करने वाले थे फिट्जजेम्स। 1969 में इसकी खोज की गई थी। कब की गई थी? 1969 के लगभग इसकी खोज की गई थी। फिर आती है जीवाणु में राइबोसोम पाया जाता है, 17 इस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। फिर आती है सेल वॉल बनी होती है। जीवाणु की सेल वॉल किसकी बनी होती है? जीवाणु की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है या फिर हम कह सकते हैं म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। फिर आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस प्रोटीन की बनी होती है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी दूसरे टॉपिक के साथ।